हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज। हम लोकेश मुले, फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। फिर से वेलकम तुम लोगों का बहुत सारा। आज की क्लास में बिजनेस स्टडीज टॉपिक है और हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे इसको, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। शुरू करते हैं। बिजनेस स्टडीज पढ़ने के पहले एक छोटी सी हिंट देता हूं तुम लोग को, एक छोटा सा टिप देता हूं। ऐसे मानो कि बिजनेस स्टडीज में कॉन्सेप्ट और जो केस स्टडीज है, इसके बीच में आफ्टर 2018, मान लो 2018 17 तक तो उन्होंने बहुत अलग चीजें करी थी। 2018 के बाद से 30-70 का रेशो बना के चलना। मतलब तुम्हें ज्यादा 30-35% तक कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है केस स्टडीज। सो हम इसी पैटर्न पे काम करेंगे, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। हालांकि मैं 35% नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा पूरा अच्छे से डिटेल में जो समझना चाहिए तुम्हें। पर क्योंकि केस स्टडीज आती है, केस स्टडीज में अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स है, तुम केस स्टडीज को पकड़ पाते हो, तो केस स्टडीज कभी भी एक साथ नहीं आएगी। केस स्टडीज ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का होगा, फर्स्ट क्वेश्चन 8 चैप्टर का हो सकता है। सो मिक्स एंड मैच आता है बिजनेस स्टडीज में, नहीं समझ में आएगा तो फर्स्ट यू नीड टू कैच दैट केस स्टडी, कि केस स्टडी कौन सी है, ये केस स्टडी क्या है, कौन से चैप्टर की, कंफ्यूजन होते हैं। उसके बाद वो चैप्टर आइडेंटिफाई करने के बाद यू नीड टू कैच द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या है। सो देयर इज अ वे, देयर इज अ स्ट्रेटेजी टू सॉल्व केस स्टडी। उसका एक तरीका होता है, वो भी समझेंगे आज। तो शुरू करते। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास ध्यान से सुनना, नोट्स बना लो जितने बन सकते हैं। हालांकि यू हैव ऑल द एक्सेस ऑफ ऑल द नोट्स विद यू, तुम्हारे पास सारे नोट्स है, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी नोट्स बनाने की, सिर्फ सुनो और केस स्टडी सॉल्व करनी। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विल गो फॉर चैप्टर प्लान। दिस इज वे इंपॉर्टेंट। इसके बिना चीजें नहीं होगी। चैप्टर प्लान पहले से समझ लो कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सो चैप्टर प्लान यू नीड टू लर्न कॉन्सेप्ट, फीचर, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस एंड आर्ट। बचपन से पढ़ा हुआ टॉपिक है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि कोई चीज साइंस होती है आर्ट होती है, फाइनली वो दोनों निकल के आता है। सो बीएसटी के लिए, बिजनेस के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है या आर्ट है। Sorry. Concept and function of different levels of management, various function of management, then importance of coordination। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का, क्वेश्चन नहीं बनते उससे बहुत ज्यादा हालांकि, लेकिन फिर भी एक टॉपिक है। ठीक है, चलो। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट। जिस तरीके से तुम्हें ये इंसान दिख रहा है यहाँ पे, मैनेज करता हुआ पूरी टीम को, नाव चलाते हुए, बोट चलाते हुए, इसे मैनेजमेंट कहते हैं। सो मैनेजमेंट ट्रेडिशनल सेंस में जब हम बोलते थे तो मैनेजमेंट का मतलब होता था आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर। दूसरों से काम करवाने के तरीके को मैनेजमेंट कहते हैं। मान लो अगर ये पुराना तरीका होता तो ये जो बंदा यहाँ पे बैठ के बोट पे खुद बैठ के गाइड कर रहा है, खुद नहीं बैठता, ये बाहर होता और वहां से गाइड करता, समझा देता कि काम कैसे करना है। पर क्योंकि ये मॉडर्न तरीका है, सो मॉडर्न तरीके में खुद जाना होता है, खुद करना होता है, खुद पार्टिसिपेट करना होता है, तब ये मॉडर्न तरीका वर्क करता है। पुराने तरीके के हिसाब से अगर हम समझें, सो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। किसी और से काम करवाने के तरीके को मैनेजमेंट कहते थे, क्योंकि पहले फैक्ट्री सेटअप होते थे। अब इन मॉडर्न सेंस व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट क्या बताता है? इट इज प्रोसेस विच एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सॉरी action towards the planning, organizing, staffing, controlling, coordinating to achieve a common goal. It simply means manager, the one who manages thing, the one who is giving order, उसको भी उतना ही रोल प्ले करना होता है जितना एक ऑर्डर लेने वाले को रोल प्ले करना था। बोथ हैव इक्वल पार्टिसिपेटिव टेंडेंसी इन मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट अब सिर्फ काम करवाने को नहीं कहते। प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, कोऑर्डिनेट करो, कंट्रोल करो, और जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस करो। सो यू हैव टू बी देयर थ्रू आउट द प्रोसेस। ऐसा नहीं काम करवा के बता के आप चले गए, काम होता रहता है, नहीं। दिस इज नॉट मैनेजमेंट इन मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न सेंस। सो वी नीड टू लर्न बोथ द थिंग्स। हम मॉडर्न डेफिनेशन लिख के आएंगे जब भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन आएगी, अनलेस एंड अनटिल वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन पूछना ले। आई होप समझ में आ गया होगा मॉडर्न डेफिनेशन मैनेजमेंट की क्या होती है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज मैनेजमेंट, इफेक्टिव और एफिशिएंट। मैनेजमेंट क्या होता है? इफेक्टिवनेस होता है मैनेजमेंट के अंदर, या एफिशिएंसी होती है। मैंने एक डायग्राम बनाया है, या डायग्राम देख के तुम्हें चीजें समझ में आएगी बहुत इजीली
क्यों समझ में आएगी डायग्राम देखिए, क्योंकि डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब तुम डायग्राम देखोगे तो मैं समझ में आ जाएगा इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है, और दोनों का बैलेंस कितना जरूरी है। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड विथ टाइम, सो कंप्लीशन ऑफ द टास्क इन गिवन टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम, इज इफेक्टिवनेस। एंड सेकंड इज कम कॉस्ट में बनाना, उसको स्टिपुलेटेड कॉस्ट में हमने जो सोचा था, जो दोनों चीजें जरूरी है। सोचो हम कम कॉस्ट में बना ले लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले ले तो किसी काम का नहीं, और हम बहुत ज्यादा टाइम ना ले, बिल्कुल जल्दी से बना ले लेकिन उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़े तो भी वेस्ट है। So it has to be a balance between effectiveness and efficiency. So effectiveness is related with time, efficiency is related with costing. तो ये दोनों symbols बहुत अच्छे से याद है, हमेशा के लिए once and for all क्लियर हो जाएगा। एफिशिएंसी कॉस्ट, सिंबल बना हुआ है रुपी का, तुम लोग बना लो। इफेक्टिवनेस टाइम, घड़ी का सिंबल बना लो, समझ में आ जाएगा किस तरीके से वर्क करता है। द नेक्स्ट इज डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। इफेक्टिवनेस इज कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन और अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम, इफेक्टिव होना चाहिए काम। एंड एफिशिएंसी इज कंप्लीटिंग द टास्क और गोल विद द मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ कम से कम कॉस्ट में हमें इस काम को कंप्लीट करना है, दैट इज एफिशिएंटली वर्क करना। एंड व्हाट मैनेजमेंट टीचर्स यू, you have to work in both the things. You have to complete the task effectively as well as efficiently. तभी वो मैनेजमेंट प्रॉपरली वर्क करेगा। चलो केस स्टडी आ गई तुम्हारे सामने। फर्स्ट केस स्टडी, नील नितिन मुकेश केस। नील नितिन मुकेश का नाम सबने सुना होगा, लेकिन ये वो नील नितिन मुकेश नहीं है। यहाँ पे तीन लोग हैं, नील अलग है, नितिन अलग है, मुकेश अलग। सो नील नितिन मुकेश, क्या केस स्टडी है? ज्वाइंड एज ए सुपरवाइजर इन गारमेंट फैक्ट्री. All three have been given the target of getting 1,000 jeans manufactured in a week. तीनों को मिल गया, तो तीनों सुपरवाइजर्स थे। एट 500 पर पीस, 1,500 रुपए में उन्हें बनाना था जीन्स, 1,000 जीन्स का ऑर्डर था। आफ्टर अ वीक ऑन असेसिंग द परफॉर्मेंस, इट इज फाउंड दैट नील हैज been able to meet the target of 1,000 jeans, but the price reaches up to 550 per piece, as on the last 2 days of 5 workers were made to work overtime. ज्यादा काम करना पड़ा उन्हें क्योंकि टाइम नहीं हुआ था कंप्लीट। सो क्योंकि टाइम नहीं, देखो टाइम नहीं हुआ तो उन्होंने ओवर टाइम करके किस तरीके से मैनेज करके एक हफ्ते में काम तो पूरा कर दिया, पर ओवर टाइम की वजह से उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया। Then Nitin on the other hand could get only 950 jeans manufactured but at stipulated cost of 500. नितिन तो कर पाया काम, उसने कोई ओवरटाइम नहीं करवाया, कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगवाया, कॉस्टिंग नहीं बढ़ाई, पर वो 950 जीन्स ही बना पाया। द लास्ट वन इज मुकेश. मुकेश इज बिट, he worked very well. So achieved the target of getting 1,000 jeans, that too in 500 per jeans. तो क्या हुआ? क्वेश्चन आएगा इसमें से कौन एफिशिएंट है, कौन इफेक्टिव है, कौन दोनों है, कौन दोनों नहीं है। आई होप तुम्हें यहाँ पे खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, तुम खुद ही इसका आंसर कर सकते हो। फिर भी मैंने ये लिख दिया तुम्हारे लिए इजी करने के लिए कि हाउ दिस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी थिंग वर्क। चलो, सो क्या हुआ? हुआ ये कि नील इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, टाइम पे काम करा पर पैसा लगा दिया। नितिन इज नॉट इफेक्टिव, ठीक है, ही इज एफिशिएंट, उसने सही काम नहीं करा, टाइम पे 950 जीन्स नहीं बना पाए। मुकेश इज बोथ एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिवनेस। ये तुम लोगों ने भी शायद आइडेंटिफाई कर लिया होगा, इस तरह के कुछ केसेस बनेंगे। ये तो इजी केस था, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए नील नितिन मुकेश केस तुम्हारे सामने, समझ में आ जाएगी चीजें। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो हम उसको सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दूसरा और तीसरा। सो कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे तुम्हें वो सीक्वेंस समझ में आएगा। और वंस एंड, जैसे नील नितिन मुकेश केस तुम्हें समझ में आ जाता है, जैसे नाव वाला एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल के साथ पढ़ने से तुम्हें चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है और यहां बैठ जाती है हमेशा के लिए, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के? 3 ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज सोशल, थर्ड इज पर्सनल। हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाती है।
तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फर्स्ट? द टर्म ऑब्जेक्टिव रिफर्स टू द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, इसका काम क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इज अ शॉर्ट टर्म गोल। गोल और ऑब्जेक्टिव का एक ही डिफरेंस होता है, गोल जिस तरीके से लॉन्ग टर्म होता है, ऑब्जेक्टिव वो शॉर्ट टर्म होता है जिसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। अगर गोल अचीव होने में थोड़ा सा भी प्लस माइनस कुछ होता है, सो वी कैन चेंज द ऑब्जेक्टिव सो दैट गोल कैन अचीव, हम गोल उस तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इज, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या? सो सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तीन होते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो सरवाइव करे। सरवाइव करेगी तो आगे कुछ सोच सकते हो, अगर सरवाइव ही नहीं करेगी तो सोचने का समझने का कोई मतलब ही नहीं। सो फर्स्ट यू नीड टू मेक योर ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा, इन दिस कॉम्पिटिटिव एटमोस्फियर। सरवाइव होना चाहिए। दिख रहा होगा तुम्हें एक छोटा सा बीज जो है वो पेड़ बनने की फिराक में है। सेकंड इज ग्रोथ, एक बार सरवाइव कर गया, टिक गया, फिर हम सोचेंगे ग्रोथ के लिए क्या, चलो अब इसको ग्रो करते हैं। ग्रोथ दो तरीके से होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ग्रोथ इज इन टर्म्स ऑफ मनी एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, वर्टिकल एक्सपेंशन और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। वर्टिकल एक्सपेंशन इज ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा पैसा। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन इज मल्टीपल कंपनीज, दूसरी ब्रांच। सो हम ग्रोथ के बारे में सोचते हैं सर्वाइवल के बाद। थर्ड वन इज प्रॉफिट। जब एक बार सर्वाइव हो जाए, ग्रोथ हो जाए, फिर हम रीप करेंगे फ्रूट्स जिसके लिए हमने बीज बोया था इन्वेस्टमेंट करके पहली बार। सो पहली बार जो इन्वेस्टमेंट करा, आज उसका रिजल्ट आएगा। द रिजल्ट इज प्रॉफिट। देखो वो सुंदर सा एक फल लगा हुआ है पीछे तुम्हारे, बस दिस फल जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, फल की इच्छा, बस यही है वो फल की इच्छा जिसके लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है। सो सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट, दीज आर दी थ्री थिंग। द नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी को तुम क्या देते हो। सी मोर और लेस माना जाता है व्हेन यू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग सोसाइटी से ही सब कुछ ले रहे हैं। सो टेकिंग इट फ्रॉम सोसाइटी, हम सोसाइटी से रिसोर्सेज, सोसाइटी से लेबर, सोसाइटी का टाइम, सब कुछ सोसाइटी से ले रहे हैं। हम इनफैक्ट हम पल्यूट भी सोसाइटी को कर रहे हैं। हम सोसाइटी को वापस क्या करते हैं? इतना सारा रिसोर्सेज सोसाइटी का यूज तुम कर रहे हो, शोर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सो हम तीन चीजें सोसाइटी को वापस करते हैं। फर्स्ट इज वी प्रॉमिस देम कि वी डिलीवर इको फ्रेंडली मैथडोलॉजी। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दे शुड वर्क फॉर इको फ्रेंडली मेथड, लेस पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। ट्राई टू गो फॉर लेस पोल्यूशन। जो जो चीजें हम कम कर सकते हैं वो हम कम करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाटर, सॉइल, एयर एंड साउंड पोल्यूशन। ठीक है। द नेक्स्ट इज जनरेटिंग इनफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द सोसाइटी। ऐसा ना हो कि हम पूरा मशीन पे आ जाए, हम माने कि सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। नहीं, अगर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो रिटर्न हमारे पास ही आने वाला है। लोग एम्प्लॉयड होंगे तो हमारी कंपनी के गुड्स खरीदेंगे। सो दिस इज, ये तो इन रिटर्न वाली बात होगी। द लास्ट वन इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी चाहती है इको फ्रेंडली हो, सोसाइटी चाहती है हमें भी रोजगार मिले, हम भी पार्टिसिपेट करें इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ दिस नेशन, ऑफ दिस फर्म। और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट, ये तो एडल्टेटेड प्रोडक्ट्स ना हो, मिक्स ना हो प्रोडक्ट के अंदर, यही सोसाइटी की डिमांड होती है। द लास्ट इज, तीसरा होता है पर्सनल। एक बार ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सोसाइटी हो गया, तो पर्सनल के बारे में सोचा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तभी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। द लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है? फेयर वेजेस। फेयर वेजेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कितनी वेज, ये तो फेयर का कोई लॉजिक नहीं है, तो क्वालिटेटिव टर्म है। सो यहाँ फेयर वेजेस का मतलब होता है इतनी जितना एक कॉम्पिटिटिव पर्सन को मिलती है, मतलब जितना एक इंसान को मिलनी चाहिए अगर वो इसी टाइप की किसी और फॉर्म में होता तो। सो फेयर वेजेस का यहाँ पे मतलब है कॉम्पिटिटिव वेजेस, जो सबको मिलती है। एक लेवल ऑफ एम्प्लॉय को हर जगह मिलनी चाहिए, कम से कम उतनी, उससे ज्यादा हो कोई बात नहीं, उससे कम ना हो, कम से कम। दिस इज द लॉजिक। द नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। एवरी वन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एम्प्लॉय, उसको दिखना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में और उसके टर्म में। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जा रही है प्रॉफिट, और उसको कोई प्रोजेक्शन ही ना हो, उसको ना पता हो कि यार मैं क्या करने वाला। सो सॉरी, सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैज टू बी देयर, मस्ट बी देयर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होने चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के लिए। लास्ट वन इज गुड वर्किंग कंडीशन। ये तो खैर तुम लोग भी इस बात को समझते हो कि वर्किंग कंडीशन कितनी ज्यादा
रिक्वायर्ड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो एक अच्छी वर्किंग कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी होता है, तो काम करने का मजा आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो मेंटल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग। सो मेंटल हेल्थ भी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो। सो वर्किंग कंडीशन नीड टू बी एंश्योर्ड। तो तीन चीजें लगती है जो एक पर्सन को लगती है: अच्छा वेजेस, ग्रोथ और अच्छी वर्किंग कंडीशन। वो काम करेगा दिल से सुकून के साथ। तो तीन ऑब्जेक्टिव: ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड लास्ट वन इज पर्सनल। आई होप समझ में आ गया होगा तीनों ऑब्जेक्टिव। द नेक्स्ट इज, यहां पे देख लो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये पूरा डिटेल में है, पूरा चार्ट चार्ट इसको हमेशा याद रखना बना के। इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ द एम्प्लॉयज, देन इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये हो गया तुम्हारा social objective. The personal objective is adequate, competitive, good salary, good working condition, peer recognition. Peer recognition is एक लेवल पे जाने के बाद जब अच्छी सैलरी मिलती है, तो एम्प्लॉय को क्या लगता है? एम्प्लॉय को पीयर रिकॉग्निशन लगता है कि मेरे पूरा जो कोलीग्स है इनके बीच में मेरा पहचान हो, मुझे मुझे एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिले, मैंने अच्छा काम करा है तो। सो दिस इज पीयर, लोगों के बीच में रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, ये पर्सनल ग्रोथ होता है किसी एम्प्लॉय का। लास्ट इज सोशल रिकॉग्निशन, भी पोस्ट अच्छी मिले, नाम अच्छा हो, एक एक अच्छा रैंक मिले किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस इज सोशल रिकॉग्निशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। यही सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मैनेजमेंट का काम है कि तीन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाए। ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हैं। अब ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फीचर्स थ्रू आउट दी बिजनेस स्टडी सारे के सारे चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। सो मैनेजमेंट की फीचर्स तुम अभी याद करोगे, वो प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोलिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, सारे चैप्टर्स में यही फीचर्स काम आएंगे। इतने इंपॉर्टेंट है ये फीचर्स। फर्स्ट इज, क्योंकि देखो जिस तरीके से मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ यूनिवर्सल होता है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, सब कुछ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस, सब कुछ कंटिन्यूस होता है। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये फीचर्स एक बार याद करोगे सब जगह चिपका दो, काम आ जाएगा। वहां पे कुछ नए मिलेंगे फीचर्स बिल्कुल, पर ये यूनिवर्सल है, ये कॉमन फीचर्स है। इनको हमेशा चार पांच फीचर्स तो यहां से लिखना, एक नया वहां पे लगा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, so first is universal process. So management is a universal process. That means ये कहीं पे भी किसी भी ऑल परवेसिव जिसे बोलते हैं, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप की हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, फैक्ट्री सेटअप हो, ऑफिस सेटअप हो, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तुम्हारे स्कूल में मैनेजमेंट होता हो, तुम किसी हॉस्पिटल में जाओगे वहां मैनेजमेंट होगा, टेम्पल्स में मैनेजमेंट होगा, लाइफ में मैनेजमेंट होगा। सो मैनेजमेंट इज प्रोसेस विच इज यूनिवर्सल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ यूनिवर्सल प्रोसेस को कहीं कहीं पे ऑल परवेसिव करके भी लिखा होगा किसी बुक में। सो ऑल परवेसिव इज वन ऑफ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड इज गोल ओरिएंटेड। सो मैनेजमेंट विदाउट गोल इज नॉट अ मैनेजमेंट। इट हैज, तुम काम किसके लिए कर रहे हो, देयर हैज टू बी अ टारगेट, देयर हैज टू बी अ गोल। सो गोल लॉन्ग टर्म होता है, मैंने अभी बताया, जिसके लिए हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। सो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, सिंपल, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रुकता नहीं। ऐसा नहीं कि काम बताया चले गए छोड़ दिया, नहीं। प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सब कुछ कंटिन्यूअस होता है। सो प्लानिंग भी कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं प्लान करके छोड़ दिया, नहीं। उसमें भी फीडबैक होता है, उसमें भी आप पूछते हो वापस से प्लान हुआ कि नहीं हुआ। प्लानिंग का आगे का प्रोसेस कंट्रोलिंग होता है। सो हर चीज कंटिन्यूअस है ऑर्गेनाइजेशन में, रुकेगा कुछ भी नहीं। द नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशन, इसको हम अलग से समझेंगे मल्टी डायमेंशन। फिर ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट अकेला इंसान नहीं कर सकता। सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप बॉटम एंड मिडिल लेवल, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ऑल दी स्टाफ, सबको बराबर काम करना होता है फॉर मैनेजमेंट, नहीं तो मैनेजमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगा। देन इट्स अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब इट चेंजेस विद टाइम। जैसे मैंने अभी बताया, पुराने टाइम में फैक्ट्री सेटअप होते थे, तो वहां पे दो ही रिलेशनशिप होता था, एक बॉस और एक लेबर। अब क्या हो गया है, विद चेंज इन टाइम, अब मल्टीपल लेवल्स हो गए। पहले एचआर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब अलग अलग नहीं, सेल्स और मार्केटिंग अलग अलग नहीं सोच सकता था कोई। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अलग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग है, अकाउंट्स अलग। पहले सब कुछ एक था। सो अल्टीमेटली पहले एक बॉस होता था फैक्ट्री का, और उसके नीचे सीधे होते थे सुपरवाइजर, लेबर, जो लेबर को कंट्रोल करते थे। बीच का कुछ प्रोसेस नहीं था। सो बॉस का क्या काम होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का सीधे काम करवाना।
अब क्योंकि मल्टीपल लेवल आ गए हैं तो चीजें चेंज हुई है। तो चेंज हुई है मतलब मैनेजमेंट जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है। सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। जैसा दुनिया चलेगी, जैसा टाइम आएगा, मैनेजमेंट नीड टू अपग्रेड अकॉर्डिंगली, तभी वो अपग्रेड होना चाहिए। अच्छा, इस पेंडेमिक में तो तुम ये चीज समझ ही सकते हो कि जिस तरीके से डायनामिज्म चल रहा है, हर नए दिन कुछ नया हो जाता है। सो मैनेजमेंट को अपने आप को उस तरीके से अपग्रेड करना होता है। ठीक है। सो ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक प्रोसेस क्लियर हो गया। मल्टी डायमेंशन हम लोग बाद में समझेंगे, बाद में पढ़ेंगे। लास्ट इज इट इज इंटेंजिबल फोर्स। यू कैन नॉट सी मैनेजमेंट हैपनिंग, यू कैन जस्ट फील इट कि मैनेजमेंट हो रहा है। अच्छा, मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, उसका सिर्फ लिख सकते हो तुम लोग, रिजल्ट इज टेंजिबल। इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल बट इट्स रिजल्ट इज टेंजिबल, एक्सप्लेन हाउ। तो मैं समझाना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल है लेकिन रिजल्ट जो है वो दिखता है, क्योंकि रिजल्ट ही है जो दिखता है, मैनेजमेंट दिख नहीं सकता, यू कैन नॉट ऑब्जर्व। तो इसका आंसर तुम्हें कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में मिलेगा। हम जब वो पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट का रिजल्ट किस तरीके से दिखता है, अच्छा या बुरा। ये हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सॉरी। अब जो मल्टी डायमेंशन है वो ये है, तीन मल्टी डायमेंशन, तीन टाइप के मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहले हमें करना होता है काम का मैनेजमेंट। सो इतना आसान नहीं है मैनेजमेंट करना कि सोचा और मैनेजमेंट हो गया। काम का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट, ऑपरेशन का मैनेजमेंट। काम का मैनेजमेंट मतलब हमें प्लानिंग करना है कि क्या क्या प्लान करना है, ठीक है। हमें ऑर्गेनाइजिंग करना है, हमें कंट्रोलिंग करना है। दिस इज काम। प्लानिंग काम की होती है, ऑर्गेनाइजिंग काम के लिए होती है, काम के हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कंट्रोलिंग काम की होती है कि काम सही हुआ नहीं हुआ, कितना गलत हुआ, ये कंट्रोल होता है। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, स्टाफिंग। स्टाफिंग काम की नहीं होती, स्टाफिंग लोगों की होती, काम के हिसाब से लोगों को हायर करना। देन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज अ काइंड ऑफ, ऐसे मानो लीडरशिप का अपग्रेडेड वर्जन, लीडरशिप का मॉडर्न वर्जन इज डायरेक्टिंग। सो डायरेक्ट किसको करोगे, मशीन को नहीं करोगे, लोगों को करोगे। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन सबको पता होंगे शायद कि एक्चुअल काम क्या हो रहा है। सो ऑपरेशन इज प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजेस, तीन चीजें ऑपरेशन के अंदर आती। सो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन, काम का भी होगा, ऑपरेशन का भी होगा, लोगों का भी होगा, सबका मैनेजमेंट करना होता है अलग अलग। और यही सबसे बड़ा टास्क है मैनेजमेंट का। ह्यूमन मैनेजमेंट नहीं है सिर्फ कि लोगों को, इंटेंजिबल, टेंजिबल, एक्टिव, पैसिव, सबको मैनेज करना होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैनेजमेंट। द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, अच्छा इंपॉर्टेंस काफी हद तक फीचर्स से निकल के आ जाएंगे अगर समझोगे तो। अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल, वहां गोल था, अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल हो गया। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टैब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम इन द ऑर्गेनाइजेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है यहाँ पे कि एक ऐसा सेटअप जहां पे सब कोई खुश रहे। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी, एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। सो यू नीड टू मैनेज समथिंग, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, दिस इज इक्विलिब्रियम। इनको भी लगे नहीं यार व्हाट इज गोइंग ऑन इज गुड, टॉप लेवल को लगे व्हाट इज गोइंग ऑन इज गुड। दिस इज द टास्क ऑफ द मैनेजर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस कॉस्ट। हालांकि ये चीज ये वाले पॉइंट से निकल के आ गई, व्हेन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा तो कॉस्ट नो डाउट रिड्यूस होगा। नेशनल ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, मैनेजमेंट का एक और रोल है। विद द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू थिंक ऑफ नेशनल ग्रोथ एज वेल, विच इज ऑब्वियसली हैपनिंग विथ योर ग्रोथ। अब तुम्हारा ग्रोथ होता है तो बाय डिफॉल्ट नेचुरल नेशनल ग्रोथ होता ही होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डिमांड क्रिएट होगा, इनकम जनरेट होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट जो है वो इस पे फोकस करे कि जस्ट तुम्हारा ग्रोथ, बाकी सब का कोई लेना देना नहीं। नहीं, यू नीड टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस बहुत जरूरी है मेंटेन करना। सो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हैज टू बी देयर, पर वन साइडेड नाउ, हेल्दी हो। वन साइडेड कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट राइवल्स क्रिएट करते हो। राइवल्स कभी भी किसी मार्केट को सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता कि यार सबको हटा के मैं ही सर्वाइव करूं तो ही मेरा ग्रोथ है, नहीं, जब सब होंगे, सबका ग्रोथ होगा और मेरा ग्रोथ होगा, तभी ग्रोथ हो सकता है। तो कंपटीशन इज utmost required to to manage something, required competition be equally. The next is
साइंस और आर्ट, जैसे मैंने बोला था ये चीज आएगी और आएगी कि मैनेजमेंट साइंस या आर्ट है। पहले समझ लो साइंस और आर्ट क्या होता है। साइंस इज एनीथिंग विच इज विच हैज सेट रूल, सेट प्रिंसिपल। ऐसा करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा ही होगा। तुमने अगर अच्छे से मैनेजमेंट करा, जैसे मानो लेबर को अगर अच्छे से समझाओ, ट्रीट करो, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वो हेल्प करेंगे। दिस इज अ साइंस। साइंस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पत्थर ऊपर फेंक के पत्थर नीचे आता है, इट्स अ साइंस। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, इट्स अ साइंस। पर वो साइंस को करना कैसे, इट्स एन आर्ट। एक डॉक्टर है, सारे 10 के 10 डॉक्टर जो तुम्हारे तुम्हारे आसपास होंगे, सब एक ही साइंस पढ़ के आए। सो मेडिकल साइंस इज कॉमन, एलोपैथी होगा, होम्योपैथी होगा, आयुर्वेदिक होगा, यूनानी होगा, यही सब तो होता है। पर फिर भी क्यों ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर बुरा है? द वे ही ट्रीट्स यू इज डिफरेंट, द वे ही परफॉर्म्स हिज जॉब इज डिफरेंट। साइंस इज सेम, साइंस सबका सेम होता है। काम करने का तरीका इज आर्ट, कि तुम उस साइंस को परफॉर्म कैसे करते, तुम्हारे पास थियोरिटिकल नॉलेज कैसा है, तुमने उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करा हुआ। दिस इज हाउ आर्ट इज डिफरेंट। चलो जल्दी से पढ़ते हैं साइंस और आर्ट का बेसिक डिफरेंस। सो साइंस क्या होता है, मैंने दोनों को डिफरेंस को यहां पे लिख दिया, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैनेजमेंट इज साइंस, साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज होना चाहिए इसके लिए, कंप्लीट लर्न करना पड़ता है। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जैसे मैनेजमेंट में होता है तेरा मल्टीपल एक्सपेरिमेंट, टेलर फ्यूल, तुम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ तभी ये मैनेजमेंट निकल के सामने आया है कि ये होना चाहिए। तो लास्ट इज इट हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पत्थर ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा और यूएस में पत्थर ऊपर फेंकोगे तो ऊपर ही चला जाएगा। नहीं, इट हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी, चाहे दुनिया के कहीं पे भी हो। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, तभी हम लोग टेलर फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़ते हैं। दोस्त दे आर नॉट इंडियंस, और फिर भी उनके प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिडेट करते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज आर्ट। आर्ट क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज, कि तुमने पढ़ा क्या है, किस तरीके से पढ़ा है। देन पर्सनल एप्लीकेशन, कि तुमने उसको अप्लाई कैसे करा हुआ है। मैंने अभी डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया है, टीचर की एग्जाम्पल होते हैं यार। सेम चीज पढ़नी, फिर भी एक टीचर का समझ में आता है, एक टीचर का समझ में नहीं आता। सो दिस इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ समथिंग। द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू आर इन टू इट, और जितने अच्छे क्रिएटिवली तुम उस काम को कर पाओ, ये आर्ट होता है। सो वॉट इज मैनेजमेंट फाइनली? सो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है भाई। तुम्हें लेबर को अच्छे से बात करनी, पर कैसे, ये तुम्हें आर्ट सिखाए। तुम्हें काम टाइम पे करवाना है, पर कैसे, तुम्हें आर्ट सिखाए। देन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जल्दी समझते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप, मिडिल एंड बॉटम लेवल। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज वो लेवल जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओज ये होते हैं, टॉप लेवल जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, ये सब मिडिल लेवल मैनेजर है जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालते हैं। एंड लास्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो एक्चुअली परफॉर्मेंस को वॉच करते हैं। ये है सुपरवाइजर्स, जो लेबर से डायरेक्टली डील करते हैं। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो तो सबसे ज्यादा होंगे। पहली बात, जस्ट मेक इट लाइक अ पिरामिड स्ट्रक्चर। लोअर लेवल मैनेजर ही टॉप लेवल मैनेजर और लेबर के बीच का लिंक होता है, लिंकेज प्रोवाइड करता है। सो टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, तीनों का मैंने काम लिखा हुआ है, चेक करो जल्दी से। इनका काम है एग्जीक्यूशन, कोचिंग, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेलीगेशन। ये डेलीगेशन यहीं से होता है। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का इमोशन एंड, क्योंकि ये सीधे लेबर से डील करते हैं, एक्चुअल काम यही करवाते हैं। इमोशन इंटेलिजेंस, emotional intelligence, coaching for performance, etc. This is the work of lower level management, top, middle and lower level management. यहां पे बस इतना याद रखना, लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, यहाँ पे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब टॉप लेवल में आते हैं। एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज और, अथॉरिटी जो है वो ऊपर से नीचे फ्लो होती है, देखो यहाँ बना हुआ है, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो नीचे से ऊपर। अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि क्या होता है। देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब क्योंकि ये फंक्शंस तुम्हें अलग से पढ़ने ही है, तो यहाँ पे इससे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मेजर क्वेश्चन हमेशा, क्योंकि ये पूरे पूरे चैप्टर्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग, ये अपने आप में चैप्टर्स है।
ठीक है, तो ये हम वहीं पढ़ेंगे जब हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। जनरली बताए तो प्लानिंग, सबको पता है क्या होता है, प्लानिंग इज टू प्लान थिंग्स, टू इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन कहते हैं इसको। ऑर्गेनाइजिंग इज कि आप काम को ऑर्गेनाइज करो कि कौन कौन सा पर्सन कहाँ फिट होगा, कितने डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है। स्टाफिंग इज कौन से डिपार्टमेंट में तुम्हें कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनकी हायरिंग प्रोसेस कैसा होगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, तुम कैसे सिलेक्शन टेस्ट रखने वाले हो। दिस इज स्टाफिंग। डायरेक्टिंग इज कि तुम काम को बताने कैसे वाले, व्हाट इज अ वे टू मेक थिंग्स वर्क फ्रॉम देम, कैसे काम करवाओगे। लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से आएगी। कंट्रोलिंग इज कि भाई जो जो तुमने यहाँ सोचा था क्या वो अचीव हुआ। सो कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच का रिलेशनशिप होता है कि जितना सोचा उतना काम होना चाहिए। दिस इज कंट्रोलिंग। पर अगेन क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर्स है अपने आप में मेन चैप्टर्स, सो क्वेश्चन वहीं से आते। लेट्स वर्क ऑन केस स्टडी देन। सो दिस द केस स्टडी, आई एम लिविंग इट टू यू कि केस स्टडी का क्या होगा। एक बार इस केस स्टडी को रीड करो, ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना, पॉज करके इस केस स्टडी को आराम से रीड करो, अभी पॉज करो और फिर ही आंसर करना, तुम्हारे बहुत काम आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीजें। सो एक बार केस स्टडी सामने रखी हुई है, इस केस स्टडी को देखो, ठीक है। सर्वेइंग पर्सन वाली केस स्टडी, इसका आंसर मैं भी खोल देता हूं। सो आंसर इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आई होप तुम लोगों ने पॉज करा होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेना, नहीं तो तुम लोग आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द केस स्टडी। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाई एंड लाई ब्लैंकेट प्राइवेट लिमिटेड remains very watchful about the changes। इस केस स्टडी को देखो जल्दी से एक बार, ठीक है। नाउ द आंसर ऑफ दिस केस स्टडी इज, चेक कर लो, पॉज जरूर करना वीडियो। आंसर ऑफ दिस केस स्टडी इज नो, द फाइनेंस मैनेजर इज नॉट इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। आई होप तुमने इसका आंसर सही दिया होगा, ठीक है। चलो, सो ऐसी और केस स्टडी हम लोग लास्ट में एक बार सारी केस स्टडीज को पढ़ेंगे। होप तुम्हें यहां तक चीजें समझ में आई हो। सिंपल सा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, क्वेश्चंस कम बनेंगे पर बेसिक नॉलेज यहीं से गेन होगा, गैदर होगा। कोई भी डाउट होगा, टेलीग्राम चैनल इज ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। टेलीग्राम चैनल पे डाउट्स पूछ सकते हो तुम लोग, केस स्टडी पोस्ट कर सकते हो, केस स्टडी से अगर डाउट होते हैं तो। अभी केस स्टडीज हम सिर्फ समझ रहे हैं क्योंकि अभी केस स्टडी तुम्हें पता है कि कौन से चैप्टर्स है। अनलेस एंड अनटिल ये मिक्स एंड मैच केस स्टडी नहीं आएगी, तुम्हारा नॉलेज टेस्ट नहीं होगा। मैं एक साथ सारी केस स्टडी जब एक साथ टेस्ट के फॉर्म में लूंगा ना, तब ज्यादा आसान होगा केस स्टडीज को समझना, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट सेशन है, वहां पे मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस क्योंकि प्रिंसिपल्स है, हालांकि वो रटने वाला चैप्टर ज्यादा बन जाता है, फिर भी हम समझते हैं अच्छे से उस चैप्टर को, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय।